हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन की। तो वो काम शुरू करने से पहले बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो मिलेंगी आपको और बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझ भी नहीं आता, लोग रटते हैं, ये आसान सी बात है, समझ में आएगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं। देखो, कोई भी रेडिएशन अगर इंसिडेंट हो, मान लो ग्लास के सरफेस पे, ये ग्लास की सरफेस है, इस पे एनर्जी अगर इंसिडेंट होगी तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, कुछ एनर्जी ग्लास एब्जॉर्ब करेगा और कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो मैंने वही स्टेटमेंट लिख रखा है कि इफ एनी रेडिएशन एनर्जी जो भी, इफ एनी रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम, देन अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड। एब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिट, माफी चाहता हूं। तो मान लो एनर्जी इंसिडेंट हुई क्यू आई फॉर इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट हुई क्यू आर नोटेशन रखा है रिफ्लेक्शन के लिए, एब्जॉर्ब हुई क्यू ए और ट्रांसमिट हुई क्यू टी। तो इंसिडेंट एनर्जी का एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, एक पार्ट एब्जॉर्ब हो गया और एक पार्ट मीडियम से ट्रांसमिट हो गया। तो तीन तरह के पावर कोफिशिएंट्स या पावर रेशियोज डिफाइन करें हमने। कौन कौन से देखो जरा। पहला है रिफ्लेक्टिव पावर। नाम पे मत जाना, नाम मिसलीडिंग है। नाम जो है यहां पे वो जिसे नाम है रिफ्लेक्टिव पावर, लेकिन ये पावर रिप्रेजेंट नहीं करता। इनफैक्ट ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रिफ्लेक्टिव पावर का मतलब हो गया कि कितनी पावर रिफ्लेक्ट हुई और कितनी पावर इंसिडेंट हुई, इसका रेशियो क्यू आर अपॉन क्यू आई। टाइम से डिवाइड कर दोगे तो पावर ही आ जाएगा ना। कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई अपॉन कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई, इसका जो रेशियो है वो कहलाता है रिफ्लेक्टिव पावर। सेकेंड पावर कोफिशिएंट है ट्रांसमिटेड पावर। ट्रांसमिटेड पावर बिल्कुल इसी की जैसा कि इंसिडेंट हुई कितनी एनर्जी और कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो गई मीडियम से। तो ट्रांसमिट कितनी एनर्जी है क्यू टी और इंसिडेंट कितनी है क्यू आई। तो रेशियो हो गई क्यू टी ट्रांसमिटेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी। और एक और पावर कोफिशिएंट है एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर सिमिलरली बिल्कुल इन्हीं की जैसा, कितनी पावर एब्जॉर्ब हुई और या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई अपॉन कितनी एनर्जी इंसिडेंट, इसका रेशियो क्यू ए एब्जॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन क्यू इंसिडेंट। ये तीन पावर कोफिशिएंट्स डिफाइन करते हैं अपन जब भी कोई रेडिएशन या एनर्जी किसी मीडियम पे इंसिडेंट होगी। नोटेशंस भी हैं इसके, जैसे रिफ्लेक्टिव पावर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ट्रांसमिटेड पावर को टी से, एब्जॉर्प्टिव पावर को ए से। ये तीन पावर कोफिशिएंट्स अपन डिफाइन करते हैं। अब ये छोटी सी बातें अपन जान गए। इसके बाद कहानी आती है इमिसिव पावर की। आइए, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर देखो, किसी भी बॉडी में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी का सरफेस जो रेडिएट करेगा वो डिपेंड करेगा, रेडिएशन कितनी एनर्जी बॉडी की सरफेस रेडिएट कर रही है वो डिपेंड करेगा बॉडी के सरफेस एरिया पे। क्लियर है पॉइंट? ये इमिसिव पावर का मतलब हो गया कि एनर्जी रिलीज्ड बाय अ बॉडी due to its surface temperature, per unit area per unit time। इसे कहते हैं अपन इमिसिव पावर। किसी भी बॉडी का सरफेस एनर्जी रेडिएट करेगा उस सरफेस के टेम्परेचर की वजह से। जितनी ज्यादा सरफेस के आगे बढ़िए अपन, स्टीफन्स लॉ भी यही था, जितनी ज्यादा होगी सरफेस की टेम्परेचर बॉडी उतनी एनर्जी रेडिएट करेगी। तो 1 मीटर बॉडी के सरफेस, मान लो ये सरफेस है बॉडी का, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसे कहते हैं अपन इमिसिव पावर। क्लियर है पॉइंट? ही मतलब इमिसिव पावर को मैं मान लो कि एक बॉडी है, इसका सरफेस एरिया ए है और ये बॉडी क्यू एनर्जी रिलीज कर रही है टी टाइम में,
ये सब चाहो तो आप लिख सकते हो। कंसिडर अ बॉडी ऑफ सरफेस एरिया ए, सपोज द बॉडी रिलीजेस एनर्जी Q इन टाइम T, देन एमिसिव पावर इज इक्वल टू, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, देन एमिसिव पावर इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये है एमिसिव पावर। यूनिट की बात करें अगर तो जरा ध्यान से देखें, ये जो पावर कोफिशिएंट्स हमें डिफाइन करें अभी, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटेड पावर, एब्सॉर्प्टिव पावर, ये सारे एनर्जीज के रेशियोज हैं, ये है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये क्वांटिटीज हैं डायमेंशनलेस, लेकिन एमिसिव पावर डायमेंशनलेस नहीं है। क्यों? क्या है? एनर्जी जूल पर सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा? वॉट एरिया मीटर स्क्वायर। ध्यान दें, एमिसिव पावर की यूनिट क्या होगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। पुराने जेईई में आसान क्वेश्चन जब आ रहे होंगे शुरू वाले, तो वहां पे पूछा होंगे, लेकिन कभी कभार आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में भी मिल जाएगा कि एमिसिव पावर की यूनिट क्या होगी। हर क्वेश्चन जेईई का मुश्किल तो नहीं होगा ना, कुछ ऐसे भी होंगे जो सबके लिए दे जाते हैं बनाने के लिए। तो याद रखें, एमिसिव पावर की यूनिट वॉट नहीं है। थोड़ा मिसलीडिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि पावर रहता है तो लोग वॉट टिक करके निकल जाते हैं, लेकिन एमिसिव पावर है वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट ये? अब थोड़ी सी बात करते हैं अपन ब्लैक बॉडी की। किरचॉफ लॉ में ब्लैक बॉडी की भी बात होगी। ब्लैक बॉडी का मतलब कि जिसपे जितनी भी रेडिएशन इंसिडेंट हो, वो सारी की सारी, तो आइडियल ब्लैक बॉडी वही होगी जिसपे जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट हो, बॉडी सारी की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ले। मतलब ब्लैक बॉडी वो बॉडी होगी जिसमें 100% एब्सॉर्प्शन कैपेबिलिटी होगी, जिसमें 100% एनर्जी एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी, उसे कहते हैं अपन ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडीज हमारे पास नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थोड़े आपको किताबों में मिल जाएंगे, जैसे कि लैंप ब्लैक, शीशा जलाते हैं अपन, वो जलता है तो शीशे के ऊपर जो काला जम जाता है ना, वो लैंप ब्लैक, वो भी आपका है ब्लैक बॉडी कैटेगरी में। 95% मानते हैं ऑलमोस्ट इसे। फेरीज ब्लैक बॉडी, कुछ ऐसा होता है शेप फेरीज ब्लैक बॉडी का। ये कैसा हो, एक छोटा सा होल बना देते हैं अपन, जिसमें अगर मान लो एनर्जी होल के अंदर अगर आएगी तो रिफ्लेक्ट करके ये अंदर ही रह जाएगी, है ना, कुछ ऐसा। इसे कहते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। ऑलमोस्ट 95% एब्जॉर्प्शन होता है फेरीज ब्लैक बॉडी में। तो ब्लैक बॉडीज का बेस्ट एग्जांपल है ये होल है, यहां पे ये होल। तो ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी बिहेव करती है ब्लैक बॉडी के जैसा, ये जो होल है ये बिहेव करेगा ब्लैक बॉडी के जैसा। कि होल से जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट होगी, जो भी एनर्जी आएगी होल के अंदर चली गई अगर, तो वो पूरे एब्जॉर्ब हो जाएगी सिस्टम के अंदर, क्योंकि बाहर आने का रास्ता नहीं। ये थोड़ा सा ऐसा बना दिया मैंने कि इस तरीके का कि यहां से एनर्जी अगर सीधे आके टकराई तो वापस रिफ्लेक्ट ना हो, इधर उधर रिफ्लेक्ट करके रह जाए। ये थोड़ा सा उठा हुआ है अंदर में, ये थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, ये थोड़ा सा ये पार्ट को उठा करके ऐसा बनाया उन्होंने। अब ब्लैक बॉडी, लोगों को लगता है कि ब्लैक होल ब्लैक बॉडी है। ब्लैक होल ब्लैक बॉडी नहीं है, जबकि सन को बोलते हैं अपन ब्लैक बॉडी। इसकी चर्चा ये सब चीजें अपन करेंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। ब्लैक बॉडी का मतलब सिर्फ एब्जॉर्बर नहीं होता। ब्लैक बॉडी अगर लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर रही है, तो जितनी एनर्जी लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब करी, हाई टेम्परेचर पे सारी वो रेडिएट भी करती है। तो ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर बट इट इज ऑल्सो अ गुड रेडिएटर। इसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। तो हमारे पास 4 टर्मिनोलॉजीज आ गई, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटेड पावर, एब्सॉर्प्टिव पावर। इमिसिव पावर क्या होती है, इसकी यूनिट क्या है, ब्लैक बॉडी। जो टेंटेटिव आइडिया है हमारे पास, ब्लैक बॉडी मतलब जो सारी इंसिडेंट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ले, वो है ब्लैक बॉडी। इसके क्लोज एग्जांपल्स कौन से हैं, लैंप ब्लैक या फेरिस ब्लैक बॉडी। कि एक अंदर से ऐसा स्फीयर जैसा कुछ बनाया हमने, हॉलो स्फीयर, ये पार्ट थोड़ा सा उठा के बना दिया कि यहां पे होल बना दिया, तो होल से एनर्जी आई टकराई और रिफ्लेक्ट होके अंदर ही रह गई। तो ये पूरी बॉडी जो है फेरिस ब्लैक, पूरी बॉडी बिहेव नहीं करती ब्लैक बॉडी के जैसा, बस ये होल बिहेव करता है, क्योंकि होल पे जो इंसिडेंट होगी एनर्जी वो अंदर ही रह जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट ये? तो जल्दी छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, जल्दी से आप इसे नोट कर लें। अब हम सिस्टम को बढ़ाते हैं आगे, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। इसी रास्ते में आपके चॉप्स, बिना इन डिस्कशन के, बिना इन पॉइंट्स के आप किरचॉफ्स लॉ समझ नहीं सकते। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करें और ये चीजें नोट कर लें।
अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं अपन। मान लीजिए किसी कमरे का टेम्परेचर है T0। ये रूम मान लो एक रूम है, इसका टेम्परेचर है T0। रूम के अंदर सेम डायमेंशंस की दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज हैं कमरे में। एक है आइडियल ब्लैक बॉडी और ये नॉर्मल बॉडी है। ध्यान दें, दोनों बॉडीज रूम टेम्परेचर पे रूम के साथ सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में है। बोथ द बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बोथ द बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। ध्यान से देखना क्या कहना, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। जितनी एनर्जी बॉडी रेडिएट कर रही है उतनी ये एब्सॉर्ब कर रही होगी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यही है। अभी रूम के अंदर मान लो जो टेम्परेचर रूम का है वही बोर्ड का है, वही मेरे हाथ का अलग हो सकता है बॉडी टेम्परेचर। जितनी भी चीजें हैं कमरे के अंदर उन सबका टेम्परेचर वही होगा, क्योंकि अब टेम्परेचर सेम है। तो हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था कि 0 केल्विन के ऊपर हर बॉडी रेडिएट करती है। रेडिएशन एब्जॉर्प्शन कंटीन्यूअस फेनोमेनन है, वो लगातार होते रहते हैं। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रिवॉस थ्योरी ऑफ एक्सचेंजेस याद करो आप, अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जिस रेट से एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही होगी बॉडी, श्योरिटी है कि सेम रेट से बॉडी रेडिएट भी कर रही होगी, है ना। 10 जूल एब्सॉर्ब किया, 10 जूल रेडिएट कर दिया, तो टेम्परेचर तो बॉडी का कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों बॉडीज सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है तो बॉडी का टेम्परेचर भी T0 है। बोथ बॉडीज हैव सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन की बॉडीज हैं। बोथ बॉडीज हैव सेम डायमेंशन। ध्यान देना, बॉडी कितनी हीट एब्सॉर्ब करेगी वो डिपेंड करेगा दो बातों पे। पहला कि बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, और दूसरा सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। स्टीफन ने एक दो बातें और भी बताई हैं, स्टीफन्स लॉ जब पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन टेंटेटिवली बात करें बिना स्टीफन्स लॉ पढ़े हुए, तो बॉडी जो कोई भी बॉडी अगर एब्सॉर्ब कर रही है जो हीट, वो डिपेंड करेगी दो बातों पे। पहला कि इसकी डायमेंशंस कैसी हैं, ठीक है, बॉडी की डायमेंशंस कैसी हैं, और दूसरा सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है। अब जरा गौर करो कि दोनों सेम डायमेंशन की बॉडी है ना, ये बताया आपको मैंने अभी, और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों के लिए वही है। इसका मतलब जितनी एनर्जी इंसिडेंट होगी इस पे, उतनी एनर्जी इस पे भी इंसिडेंट होगी। एब्सॉर्ब कितना करेगा उसकी चर्चा करते हैं अपन, क्योंकि दोनों नेचर डिफरेंट है बॉडीज की। वो आइडियल है तो वो सारा एब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन ये नॉर्मल बॉडी है तो कुछ पार्ट एब्सॉर्ब करेगा, पूरा एब्सॉर्ब नहीं करेगा, है ना। तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन बोथ बॉडीज, एनर्जी इंसिडेंट ऑन बोथ बॉडीज, QI मान सकते हैं अपन, I फॉर इंसिडेंट। दोनों के लिए सेम ही एनर्जी क्यों ली हमने, क्योंकि डायमेंशन सेम है दोनों का, सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों के लिए, दोनों एक ही सराउंडिंग में है, तो एनर्जी गिरेगी दोनों पे बराबर से। अब कौन कितना रिटेन करेगा उसमें से उस एनर्जी का पार्ट, वो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। तो आइए, इसलिए एब्सॉर्प्टिव पावर डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले हमने। देखो अभी हमने पढ़ा था कि एब्सॉर्प्टिव पावर होता है एनर्जी इंसिडेंट अपॉन एनर्जी, माफ जाऊंगा, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। तो कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब्ड होगी वो हो जाएगा AQI। ध्यान देना, ये अभी पढ़ा हमने, मिटा दिया मैंने, आप कॉपी में कन्वर्ट करिए। एब्सॉर्प्टिव पावर एनर्जी एब्सॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, तो एब्सॉर्ब्ड एनर्जी हो गई QI, इधर कर देते AQI। फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर ब्लैक बॉडीज के लिए एब्सॉर्प्टिव पावर 1 होना चाहिए
आइडियल ब्लैक बॉडीज के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए 1? क्योंकि ब्लैक बॉडी को तो कहते हैं अपन जो 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, जो भी एनर्जी इंसिडेंट हो सबको एब्जॉर्ब कर ले। तो ब्लैक बॉडीज के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होगी? 1। तो एनर्जी इंसिडेंट हुई QI और क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कितनी हुई उसकी बात करते हैं। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी कितनी एब्जॉर्ब करेगी? जितनी इंसिडेंट होगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगी। QI अगर इंसिडेंट हुई है तो ये QI एब्जॉर्ब कर लेगी। क्लियर है पॉइंट ये? अच्छा, एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, कितना रेडिएट करेगी एनर्जी? कितनी एनर्जी रेडिएट करेगी? देखो ब्लैक बॉडी जो है या नॉर्मल बॉडी दोनों इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ, तो जितनी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही रेडिएट होगी, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दोनों में से कम ज्यादा कुछ भी हुआ तो टेम्परेचर बढ़ना या कम होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रीवियस थ्योरी ऑफ रिएक्शन कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसकी कितना बेहतरीन एप्लीकेशन आप देख रहे हैं यहां पे। तो एनर्जी रेडिएट भी करेगी वो QI। क्लियर है पॉइंट ये? अब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी कितना करेगी एब्जॉर्ब? तो ब्लैक बॉडी तो है नहीं कि उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, सारी तो एब्जॉर्ब करेगी नहीं। तो AQI इतनी एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी नॉर्मल बॉडी। और क्योंकि ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर पे है ये भी, इसका मतलब जितनी एब्जॉर्ब करेगी उतनी वो रेडिएट कर देगी। मतलब एनर्जी रेडिएटेड बाय नॉर्मल बॉडी, ये भी हो जाएगा AQI। क्लियर है पॉइंट ये? तो ब्लैक बॉडी कितनी रेडिएट कर रही है एनर्जी? जितनी इंसिडेंट हुई सारी की सारी QI। नॉर्मल बॉडी ने AQI एब्सॉर्ब करा तो AQI ही रेडिएट करेगी, ताकि क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जितना ये एब्सॉर्ब करेगा ये भी उतना ही रेडिएट कर देगा, है ना। अब इमिसिव पावर अगर ब्लैक बॉडी का निकालें, अगर इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर निकाल, EB अगर E से रिप्रेजेंट कर दूं मैं, B फॉर ब्लैक बॉडी, आप इसे याद रख सकें। तो इमिसिव पावर क्या बताया गया आपको मैंने? एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सरफेस, है ना। तो ब्लैक बॉडी ने QI रेडिएट करी एनर्जी, मान लो पर यूनिट एरिया, एरिया इस दोनों का A है, और T टाइम में रेडिएट किया इसने। क्लियर है पॉइंट? सिमिलरली लिख सकते हैं अपन इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, E से रिप्रेजेंट कर दूं तो नॉर्मल बॉडी ने AQI इतना रेडिएट किया, डायमेंशन सेम है A टाइम T। ध्यान दे, तो ये है इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की और ये इमिसिव पावर नॉर्मल बॉडीज की। अगर दोनों का रेशियो ले लें, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी बाय इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी इज इक्वल टू, ये आ गया QI अपॉन AT डिवाइडेड बाय AQI अपॉन AT। QI कट गया, AT कट गया, तो आ गई वैल्यू 1/8। और यहां से लिख सकते हैं E/A इज इक्वल टू, ध्यान देना, E/A इज इक्वल टू EB। देखना जरा बॉडी की इमिसिव पावर, ध्यान देना इमिसिव पावर, ये क्या है? इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, ये क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर नॉर्मल बॉडी। तो किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी का इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है आपको? इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ये ब्लैक, मान लो कि इस कमरे के अंदर 2 की जगह 3, 4, 5 बहुत सारी बॉडीज ले लूं, इसी कमरे में मैं 4-5 बॉडीज ले लूं सेम डायमेंशन की। ध्यान से देखना, समझना, लॉजिक समझ में आएगा तो बहुत मजा भी आएगा। एक कमरे के अंदर 4-5 बॉडीज लेनी है हमने, अलग अलग मटेरियल की बॉडी है, कोई स्टील है, कोई एल्यूमिनियम है, कोई कॉपर है, तो हर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज होंगी, तो हर बॉडी अलग अलग एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी,
क्लियर है पॉइंट ये? इसलिए हर बॉडी की एमिसिव पावर हो सकता है डिफरेंट हो, हर बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर डिफरेंट हो, लेकिन हर बॉडी के लिए एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो बराबर होगा ब्लैक बॉडी के। क्लियर है पॉइंट ये? मतलब ये आ गई स्टेटमेंट आ गई यहां से, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर लिखूं, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी is equal to emissive power of a black body is equal to emissive power of a black body at same temperature, उसी टेम्परेचर पे। इसी स्टेटमेंट को कहते हैं अपन किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ध्यान से देखना जरा, सेम स्टेटमेंट कहलाती है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लो ये वाली बॉडी है, अगर इसकी एमिसिव पावर कम होगी तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी कम होगी, ताकि जो रेशियो है वो कांस्टेंट बना रहे। एक बेहतरीन सा लॉजिक आएगा सामने, बहुत ध्यान से देखना जरा। मान लो 4 बॉडीज हैं, तो इस बॉडी का E1 A1 A2 A2 लिख सकते हैं अपन, E1 by A1 is equal to E2 by A2, E3 by A3 is equal to EB। तीन सेम डायमेंशन की बॉडीज हैं अगर, तो ध्यान दें, एमिसिव पावर मान लो E1 और E1 अगर ज्यादा है तो A1 भी ज्यादा होना चाहिए ताकि रेशियो EB के बराबर आए। अगर E1 कम हो गया तो A2 को भी कम होना चाहिए ताकि रेशियो वही मिलना चाहिए ब्लैक बॉडी के बराबर। आप जरा ध्यान दीजिए, अगर एमिसिव पावर E अगर हाई हो रही है तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी हाई होगी ताकि रेशियो चेंज ना हो। E अगर लो होगी तो A भी लो होगी ताकि रेशियो चेंज ना हो। क्लियर है पॉइंट ये? मतलब एमिसिव पावर हाई है तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी हाई है, मतलब जो ज्यादा बेटर एब्जॉर्बर है वो ज्यादा अच्छा इमिटर भी है। तो ब्लैक बॉडी, इसलिए आपको बोला था मैंने थोड़ी देर पहले मैं इस बात को लिख दूं कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स, जो जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी वो उतनी ज्यादा रेडिएट भी करेगी। ब्लैक होल को ब्लैक बॉडी क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन रेडिएट नहीं करता। आप चाहे तो मैंने यहां पे बोर्ड पे लिखा नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं अपने नोट में कि ब्लैक होल इज नॉट ए ब्लैक बॉडी, क्योंकि ब्लैक होल सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, वो रेडिएट नहीं करेगा। यहां से स्टेटमेंट में समझ में आ रहा है कि अगर एमिसिव पावर हाई है, मतलब ज्यादा इमिट कर रही है, ज्यादा रेडिएट कर रही है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी हाई होगी। ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो ही वो ज्यादा रेडिएट करेगी। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो कि इक्वल रहेगा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी ऑफ सेम डायमेंशन। देखो डायमेंशन सबकी सेम रखी है हमने। क्लियर है पॉइंट ये? इसलिए ब्लैक होल जो है वो ब्लैक बॉडी, सन को मानते हैं ब्लैक बॉडी। कुछ इस लॉजिक ये है कि सन के पास सराउंडिंग तो है नहीं, कुछ पूरा स्पेस, फ्री स्पेस है वो। सन के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। आपको पता होगा कि सन के सरफेस का कुछ टेम्परेचर फिक्स रहता है, ऑलमोस्ट फिक्स है। तो सन के कोर में जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, उससे जो भी एनर्जी आती है वो सारी रेडिएट कर देता है। सन के सरफेस का टेम्परेचर काफी टाइम से कांस्टेंट मान के चलते हैं अपन। वो डेटा मुझे याद नहीं आ रहा है, 10,000 डिग्री सेल्सियस कुछ ऐसा है, वो आप गूगल कर लेना। सन के सरफेस का टेम्परेचर है कांस्टेंट। तो क्यों कांस्टेंट है भाई? तो न्यूक्लियर जो कोर है, उसके कोर में जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी एनर्जी आ रही है वहां से सरफेस, वो सारी रेडिएट कर दे रही है। तो जितनी एनर्जी अंदर से आ रही है उतनी बाहर रेडिएट कर दे रही है। दैट इज व्हाई सन का सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इसी वजह से सन को ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में अपन लाते हैं, है ना? वो सारी एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है कोर से, वो सारी रेडिएट भी कर देता है। तो सन इज अ ब्लैक बॉडी वेयर एज ब्लैक होल इज नॉट अ ब्लैक बॉडी। तो किरचॉफ स्टेटमेंट क्या बोल रहा कि अगर मैं सेम डायमेंशन की 4-5 बॉडीज ले लूं अगर आप, तो हर बॉडी की एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो बराबर रहेगा। जो आइडियली इक्वल होगा उसी डायमेंशन के ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के बराबर।
गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स या गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। ई हाई तो ए हाई, ई लो तो ए लो। ये है किरचॉफ स्टेटमेंट। कहानी खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी बात और भी है, तब तक आप स्क्रीन पॉज कर लें या रिवाइंड करके फिर से मुझे सुन लें जो बातें बोली मैंने। अब मैं बढ़ाता हूं सिलसिला डिस्कशन आगे, इमिसिविटी की चर्चा करते हैं अपन। अब डिस्कशन करते हैं अपन इमिसिविटी की। तो इमिसिविटी भी एक रेशियो है। मान लो कि दो सेम डायमेंशन की बॉडीज हैं, दो सेम डायमेंशन की बॉडीज हैं और दोनों है सेम टेम्परेचर पे T0। एक है ब्लैक बॉडी और एक है नॉर्मल बॉडी, बी फॉर ब्लैक एंड फॉर नॉर्मल। सेम डायमेंशन की दो बॉडीज ले लें, एक आइडियल ब्लैक बॉडी, एक नॉर्मल बॉडी। तो इमिसिविटी का मतलब होता है इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, एन भी लिख देता हूं, नॉर्मल बॉडी एट टेम्परेचर T या T0 जो भी, डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ इक्विवेलेंट ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T0, मतलब वही टेम्परेचर पे। एक नॉर्मल बॉडी की इमिसिव पावर और उसी के जैसी सेम डायमेंशंस की एक ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर, ये जो रेशियो है इसे कहते हैं अपन इमिसिविटी। तो जाहिर सी बात है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। E इज इक्वल टू आ गया नॉर्मल बॉडी की इमिसिव पावर डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर। क्लियर है बॉडी? अब अभी अब पढ़ा हमने किरचॉफ्स लॉ में कि इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के बराबर होता है ना। ये किरचॉफ्स लॉ है आपका। तो यहां से E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, AEB इधर कर दिया, E की वैल्यू यहां रख दो, तो इमिसिविटी आ गई, E की जगह लिख दिया AEB अपॉन EB, EB कैंसल आउट, ये आ गया इमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर। इमिसिविटी से क्या पता चलेगा आपको? देखो अगर इमिसिविटी हाई है, इसका मतलब कि अगर इमिसिविटी हाई है तो बॉडी की इमिसिव पावर हाई है। वैसी ब्लैक बॉडी की तो कांस्टेंट होगी। मान लो कि चार बॉडीज लेके आ जाए अपन, है ना, सेम डायमेंशन की चार बॉडीज लेके आ जाए, जिन चारों में से एक जो हो वो ब्लैक बॉडी हो। क्लियर है बॉन्ड? ये तो जिस बॉडी की इमिसिव पावर हाई होगी जिस बॉडी की इमिसिविटी हाई होगी उसकी इमिसिव पावर हाई होगी। तो इमिसिविटी रिप्रेजेंट करता है बॉडी के रेडिएट करने की टेंडेंसी को। जिसकी ज्यादा इमिसिविटी होगी वो ज्यादा पावर रेडिएट करेगी, और ये है किसके बराबर? एब्जॉर्प्टिव पावर के। जिसका हाई एब्जॉर्प्टिव पावर होगा उसका हाई इमिसिविटी भी होगा। स्टेटमेंट वाइज आपके सामने लिखा था मैंने अभी, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। ये किरचॉफ ने मैथमेटिकली भी प्रूव करा जो आपके सामने हाजिर है। तो ये थी कहानी किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन की। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटेड पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिव पावर, इमिसिविटी, किरचॉफ का स्टेटमेंट। तो रटने वाली कोई सी भी चीज नहीं है, जनरल सा कॉन्सेप्ट है ये। इसको समझें, एक बार नोट्स लिख लें, अगर ढंग से समझा है तो आपको हमेशा वैसे ही याद रहेगा जैसे कि मुझे है। तो मिलता हूं मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।